हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे तपस्या नोट्स के अंतर्गत एनवायरनमेंट की, जो हम लोग लगातार क्लासेस को कर रहे हैं, जिसमें 4 क्लास हो चुकी है। आज हम लेक्चर नंबर 5 को पढ़ेंगे और इस लेक्चर नंबर 5 में हम ये देखेंगे कि भारत में जो प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके से होता है और कौन कौन से जलवायु के ऐसे कारण हैं या तापमान है या वर्षा ऋतुएं हैं जो उनकी उत्पादकता और उनकी प्रोडक्टिविटी और उनके विकास को प्रभावित करता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, फिर चाहे वो साउथ इंडिया का हो, पश्चिमी घाट का हो, पश्चिमी हिमालय का हो, पूर्वी हिमालय का हो, इन सभी को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपकी आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस, साथ ही साथ आरओ के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल ये कंटेंट है, बहुत ही यूजफुल वीडियोस हैं, जहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होती है, जिसकी वजह से आप प्रीलिम्स के साथ मेंस में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरीके के कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं, टेस्ट सीरीज, सीसेट, प्रैक्टिस पेपर, साथ ही साथ कंटेंट और ये हैंड रिटन नोट्स की क्लासेस, सब कुछ यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे 2 तरीके के ग्रुप हैं। एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पर आप कोई क्वेरीज पूछते हो या कोई भी डिस्कशन करते हो, या बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह वहाँ पे जो भी हमारे मेंबर्स हैं जुड़े हुए वो सारी पोस्ट करते हैं, जो आपको भी बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही साथ आप वहाँ पे कोई भी क्वेरीज पूछते हो तो उसका रिप्लाई मैं एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को जरूर देता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी के जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूजफुल रहेंगे हैंड रिटन नोट्स, और इस तरीके के ये आपके पूरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जिसकी पीडीएफ को आप परचेस कर सकते हो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से। वहाँ पर मैसेज करेंगे, वहाँ पर मेरी टीम आपसे रिप्लाई कर लेगी, कॉन्टैक्ट कर लेगी। कॉल रिसीव नहीं होगा, या फिर नंबर लिख देता हूँ 8527594636, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो वहाँ पर मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और सारे नोट्स की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में समझा था कि किस प्रकार से नेचुरल वेजिटेशन जलवायु से प्रभावित होता है, और जलवायु आपके तापमान, वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण अर्थात जल की उपलब्धता से कैसे प्रभावित होता है। उसके आधार पे हमने टेम्परेचर के आधार पे कुछ इस प्रकार के वनस्पतियों के प्रकार देखे, वृक्षों के, और वर्षा के आधार पे हमने कुछ इस प्रकार के देखे थे, और इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव को फिर हमने विश्व के जलवायु प्रदेशों पर अध्ययन किया कि 0 से 90 डिग्री की तरफ अगर आप जाते हो तो तटीय क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में और ध्रुवों के क्षेत्रों पे किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती है, कहां पे जैव विविधता ज्यादा होती है, कहां पे बायोमास ज्यादा होता है, कहां पे बायोडायवर्सिटी बेस्ट होती है। और इन्हीं चीजों के आधार पे फिर हमने कुछ वृक्षों के बारे में बात की थी, और साथ ही साथ फिर हमें पढ़ना था आज की क्लास में कि विश्व के स्तर पे जो क्लाइमेटिक जोन में हमने देखा कि वनस्पतियों का विकास किन किन कारणों से प्रभावित हो रहा है और किन कारणों से वहां पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। हम उन्हीं कारणों के आधार पे भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आप कभी हिल स्टेशन पे घूमने गए होंगे, या नॉर्थ इंडिया में स्पेशली लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड, ऐसे क्षेत्रों पे जब आप कभी घूमने जाते हो, या फिर आप वहां के रहने वाले हो या निवासी हो वहां के, तो वहां पे सामान्यतः आप कुछ ऐसे पेड़ पौधे देखोगे जो लंबे तो होते हैं लेकिन चौड़े नहीं होते, पतले पतले होते हैं, और उनकी पत्तियां थोड़ी सी नुकीली होती हैं आगे से, जिनको हम शंकु की तरह कहते हैं, शंकुधारी वृक्ष हो गए। और वहीं आप साउथ इंडिया की तरफ जाते हो तो बड़े बड़े बड़ी कैनोपी वाले मजबूत लकड़ी वाले वृक्ष मिलते हैं। मध्य भारत में अगर आप आते हो तो मध्य भारत में एक अलग तरीके के वृक्ष मिलते हैं। तो आखिर इनके पीछे जलवायु कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही होगी। इन्हीं सारी चीजों को हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ पे कि जलवायु का प्राकृतिक वनस्पति से कैसे संबंध है। तो इसमें हमें यह भी देखना है कि प्राकृतिक वनस्पति का जो क्षैतिज वितरण होता है अर्थात वर्षा की मात्रा से कैसे प्रभावित होती है। साथ ही साथ ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करेंगे, जो कि तापमान का प्राकृतिक वनस्पति से कैसे प्रभावित हो रही है। अब यहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये भारत का एक छोटा सा प्यारा सा नक्शा बना दिया काम चलाऊ, तो आप देखोगे कि क्षैतिज वितरण का मतलब हो गया कि हम देशांतरी विस्तार की बात कर रहे हैं। अर्थात जिस तरीके से वर्षा की मात्रा आपकी पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम घटती जाएगी, उसी तरीके से प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वरूप भी बदलता जाएगा। लेकिन अगर हम इसका कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं, इस तरीके से ऊर्ध्वाधर वितरण अर्थात टेम्परेचर को लेके कि 0 डिग्री के पास, फिर 8 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 16, 17, 18, ऐसे करते करते हम ऊपर तक जा रहे हैं। तो तापमान के प्रभाव से किस प्रकार की वनस्पतियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 23.5 डिग्री के बीच में जो उष्ण कटिबंधीय जोन है, जो कर्क रेखा के नीचे है, वहां पे तापमान अधिक मिलता है। परंतु
जैसे जैसे हम 23.5 डिग्री से ऊपर जा रहे होते हैं, धीरे धीरे हम पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंचते हैं यहाँ पर, तो वहां पे ऊर्ध्वाधर विस्तार जो होता है ऊपर की ओर, जो अक्षांशीय विस्तार होता है, उसमें तापमान की मात्रा कम होने लगती है पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसकी वजह से वहां पर भी प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वरूप बदल जाता है। और ये प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वरूप तापमान और वर्षा से कैसे प्रभावित होता है, इसके बारे में मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि पश्चिमी घाट और हिमालय की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है और जलवायु दशाओं का क्या प्रतिफल निकलता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये आपका सी है, सी लेवल है, यानी समुद्र का लेवल है। जब भी हम किसी भी हाइट का मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हम समुद्र के तल से ही मापते हैं कि भाई ये समुद्र तल से कितना ऊपर है। उसके बाद आप देखोगे सी लेवल से फिर यहाँ पे ऊपर धीरे धीरे तटीय क्षेत्र आते हैं, तटीय क्षेत्र के बाद ये पठारी क्षेत्र आते हैं, फिर ये मैदानी क्षेत्र आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपको ये पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे धीरे धीरे इनका विस्तार होता जाता है और लगभग अगर आप देखोगे कि सी लेवल से, समुद्र के लेवल से 900 मीटर की हाइट तक जाने पर, 900 मीटर की हाइट पे जाने पर भारत का औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है, कम रहता है, सॉरी ज्यादा रहता है। ठीक है, ये एरो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एरो का क्या मतलब होगा कि 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। और 900 मीटर हाइट कहाँ तक आ सकती है। आप अक्सर रेलवे स्टेशन पे जब भी जाते होंगे, हालांकि हर एक स्टूडेंट रेलवे स्टेशन पे गया होगा, लेकिन आप लोगों ने नॉर्मली क्या मेजर किया होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा कि रेलवे स्टेशन के बोर्ड पे, पीले पीले बोर्ड पे काले अक्षरों से आपके जंक्शन का या स्टेशन का नाम लिखा होता है। लेकिन आप गौर करना कि उस पर 3 लैंग्वेज यूज होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी और नीचे साइड में उर्दू में भी लिखा होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर आप रहने वाले तो उत्तर प्रदेश की उर्दू भी एक सरकारी भाषा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी स्टेशंस हैं उनको उर्दू में भी लिखा जाता है। और सबसे नीचे कोने में एक तरफ समुद्र तल से ऊंचाई लिखी जाती है, समुद्र तल से ऊंचाई लिखी जाती है। तो सामान्यतः जब आप समुद्र तल से केवल 900 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर की हाइट पर आए हुए हैं, अर्थात साउथ इंडिया के क्षेत्र में अभी हैं, तो वहां पर आप देखोगे कि वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक मिल रहा है। और इस वजह से यहाँ की जलवायु कैसी हो गई, उष्ण कटिबंधीय हो गई, अर्थात 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच वाली जलवायु हो गई। और इस वजह से यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों का विकास भी होगा। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात है कि इस दौरान तापमान प्रभावित नहीं करेगा, इस दौरान आपको वर्षा की मात्रा प्रभावित करेगी कि कितनी वर्षा कहां पर हो रही है और उस आधार पे किस प्रकार की वनस्पतियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए इसे वर्षा की मात्रा निर्धारण कर रहा है। जैसे अगर आप देखोगे वर्षा की मात्रा कम होती हुई जा रही है, तो सबसे अधिक जहां पे वर्षा होगी उसे हम सदाबहारी वन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पश्चिमी घाट पे देख लो, ये जो आपका पश्चिमी घाट होता है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर आपको सदाबहारी वन देखने को मिल जाते हैं। अंडमान निकोबार को अगर आप देखोगे, जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ पर भी आपको सदाबहारी वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। पूर्वी हिमालय की बात करें, जो इस तरफ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में, असम वगैरह में, यहाँ पर भी आपको सदाबहारी वन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है और लगभग जो है कि वर्षा कुछ ना कुछ होती रहती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी जहां पर वर्षा कम होने लगती है, जैसे कि मध्य भारत में देखोगे, जिसमें आप देखोगे मध्य भारत में आपका मध्य प्रदेश आएगा, यूपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, या फिर आपका तेलंगाना आ जाएगा, गुजरात का इंटीरियर पार्ट आ जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में आप पर्णपाती वनों को देखोगे, यानी वर्ष में एक बार ऐसा महीना आएगा, 1 से 2 महीना, जिस समय वो अपनी सारी पत्तियों को गिरा देते हैं, सारे पेड़ एक साथ, और धीरे धीरे फिर उसमें नई कोपल यानी नई पत्तियां धीरे धीरे आने लगती है, जो हल्के लाल रंग की होती है, फिर धीरे धीरे हल्के ग्रीन कलर की होती है, फिर डार्क ग्रीन कलर की ओर बढ़ने लगती हैं। फिर धीरे धीरे और भी अगर वर्षा की मात्रा कम हो रही है तो आपको कटीले वन देखने को मिलेंगे मरुस्थल जैसे क्षेत्रों में, फिर और भी कम होगी तो सवाना वनस्पति, फिर उसके बाद मरुस्थली वनस्पति, क्योंकि मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है सामान्यतः रेगिस्तान वगैरह में या राजस्थान में। तो इस आधार पे आपने देखा कि हमारे जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा भी होती है, और अलग अलग उन वर्षाओं के आधार पे क्या देखने को मिलेगा, सदाबहारी वन देखने को मिलेगा, पर्णपाती वन देखने को मिलेगा, कटीले वन देखने को मिलेंगे, सवाना वनस्पति और मरुस्थल वनस्पति। अब मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास तपस्या नोट्स के अंतर्गत नहीं की है, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उस क्लास को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको सारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं, जैसे भारत में वर्षा कैसे होती है, भारत में जलवायु का आगमन कैसे होता है, विश्व के स्तर पर जलवायु का क्या प्रभाव होता है। उन्हीं सभी चीजों का हम अप्लाइड पार्ट एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, अर्थात ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने अजैविक घटकों का अध्ययन किया है, लेकिन
एनवायरनमेंट में हम जैविक घटकों के साथ उनकी इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका दिमाग अगर घूम रहा हो कि सर भारत में वर्षा होती तो है, लेकिन किधर किधर होती है हमें नहीं पता चल रहा है, कि कहाँ पे सबसे अधिक हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है, कहाँ पे उससे कम हो रही है, कहाँ पे सबसे कम हो रही है, कहाँ पे वनस्पतियां कैसी होंगी, तो प्लीज एक बार आप जाकर क्लाइमेटिक जोन के बाद जो भारत में वर्षा का प्रतिरूप मैंने पढ़ाया था, वर्षा का वितरण पढ़ाया था कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी अरब सागर की शाखाएं, 5 शाखाएं हैं, बंगाल की खाड़ी की जो 2 शाखाएं, किस तरीके से वर्षा करती है, कहाँ पे कम कहाँ पे ज्यादा होगी, ये सब वहां से आप जब देख लोगे, जब सीख लोगे, तब यहाँ पे जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको आराम से अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप उसे नहीं देखोगे तो हो सकता है यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि वृहद भौगोलिक विस्तार होने की वजह से भारत का एक बहुत बड़ा विस्तार है भाई, 32,87,000 के आसपास किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल है। तो स्थल स्वरूपी विविधताएं एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ ही वर्षा के वितरण में स्थानिक और कालिक विभिन्नता भी पाई जाती है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल कोई छोटा सा श्रीलंका या भूटान की तरह नहीं है। भारत का क्षेत्रफल कई बड़े बड़े देशों के साथ मैच करता है, इवन कि विश्व के स्तर पे 7वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा विस्तार होने की वजह से अलग अलग समय में भी वर्षा होती है। जैसे जून में वर्षा शुरू हो जाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जून जुलाई अगस्त तक वर्षा होती है। फिर वहीं पे सितंबर अक्टूबर में वर्षा लौटते हुए मानसून से भी होती है, जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में होती है। फिर उसके बाद सर्दियों में आप देखोगे कि अक्टूबर नवंबर में तो चक्रवात से भी वर्षा हो जाती है। साथ ही साथ सर्दियों में जनवरी फरवरी के आसपास, इवन कि दिसंबर जनवरी में पश्चिमी विक्षोभ से उठने वाले जो वाताग्रीय वर्षा होती है, जो विक्षोभ उठता है भूमध्य सागर में, वहां से भी वर्षा हमारी सर्दियों में होती है। तो अलग अलग समय में वर्षा भी होती है और अलग अलग स्थानों पर भी वर्षा का प्रतिरूप बदलता जाता है। जैसे अरब सागर की अगर आप शाखा को देखोगे तो पश्चिमी घाट पे तो खूब भरपूर वर्षा कराती है पर्वतीय वर्षा के रूप में, परंतु अंदर के जो क्षेत्र होते हैं जैसे कि महाराष्ट्र का आंतरिक पार्ट, कर्नाटक का आंतरिक पार्ट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र होने की वजह से वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। वहीं तमिलनाडु पे बंगाल की खाड़ी समानांतर चली जाती है, इसलिए तमिलनाडु में वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन वहां लौटते हुए मानसून से बंगाल की खाड़ी से पानी ग्रहण करते हुए आराम से तमिलनाडु में सर्दियों में नवंबर दिसंबर में वर्षा कराई जाती है। इसीलिए वहां पे अमन, बोरा ऐसे करके धानों की प्रजातियों को बोया जाता है नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो ये जो अंतर है वर्षा के वितरण का, ये इसीलिए अंतर है क्योंकि भारत की जो भौगोलिक विस्तार है वो काफी बड़ा है और जिसकी वजह से यहाँ पे विविधताएं पाई जाती हैं। सामान्यतः समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई तक औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? 22 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। कितना होता है दोस्तों? 22 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, जिससे इनका जो वनस्पतियों का विकास होता है कुछ इस क्रम में होता है, जिसको हम डिटेल से आगे लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे? कि जिससे उष्ण कटिबंधीय वनस्पति का विकास होता है, जिनका वितरण संबंध वर्षा की मात्रा से है। क्योंकि जब आपका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो कहीं ना कहीं आप क्या हो, समुद्र तल के निकट ही हो, केवल 900 मीटर ऊंचाई पे हो, और वहां पर आप देखोगे वर्षा का मान ज्यादा प्रभावित करता है अपेक्षाकृत तापमान से। तो वर्षा की वजह से अलग अलग वनस्पतियों का विकास होता है, और जैसे जैसे आप वर्षा की मात्रा में आने वाली कमी से वनस्पतियों की सघनता, वनस्पतियों का बायोमास यानी जैव भार, और वनस्पतियों में जैव विविधता में भी कमी आती जाती है। और इसी वजह से आप देखो ना, पश्चिमी घाट में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो पश्चिमी घाट का जैव भार, सघनता और जैव विविधता सबसे अधिक होती है। वहां पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, चाहे वो वनस्पतियों की हो, चाहे वो मनुष्यों की हो, चाहे वो जनजातियों की हो, या फिर वहां पे जीव जंतु जानवरों की हो, सबसे अधिक पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप पर्वतीय क्षेत्रों से अंदर की ओर जाते हो, आंतरिक भाग में जाते हो भारत के, जैसे कर्नाटक का आंतरिक भाग, राजस्थान का आंतरिक भाग, गुजरात का आंतरिक भाग, तेलंगाना का हो गया, केरल का हो गया, तमिलनाडु का हो गया, यहां पर धीरे धीरे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, जिससे यहां पर वनस्पतियों की सघनता, जैव भार और जैव विविधता में कमी आती है। ठीक इसी तरीके से आप पूर्वी हिमालय को देख लो, जो आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नेपाल, इन सभी क्षेत्रों में जो विस्तृत है, यहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, सघनता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन अगर आप पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की ओर जा रहे हो, धीरे धीरे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर की ओर जा रहे हो, तो यहां पर आपको वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है, और इस कमी की वजह से ही यहां पे सघनता, जैव भार और जैव विविधता में कमी आती है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे भी होते हैं वो दूर दूर काफी दिखते हैं। सामान्यतः वहां पे झाड़ियों का ज्यादा विकास होता है, लेकिन बड़े बड़े वृक्षों का विकास बहुत कम होता है, और जो काफी दूर दूर दिखते हैं, जिनकी पत्तियां आगे से नुकीली होती हैं, जिनकी वजह से हम इन्हें शंकुधारी वृक्ष भी कह देते हैं।
अब आप कहोगे कि सर अभी आप बता रहे थे कि अक्षांशीय विस्तार में कहीं ना कहीं तापमान इसको प्रभावित करेगा, तो वर्षा कैसे प्रभावित करने लगी? देखिए, तापमान के साथ साथ वर्षा को भी हम साथ में स्टडी करेंगे, वरना तापमान से केवल पौधे नहीं उगते हैं, उनको उगने के लिए, उनको विकसित होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा अगर कम है तो कम विकसित होंगे, अधिक है तो अधिक विकसित होंगे। क्लियर हो गई ये बात? इसीलिए 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पे जब आप जाते हो पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहां पे प्राकृतिक वनस्पतियों के विकास पर टेम्परेचर का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। हालांकि वहां पे टेम्परेचर कम होता है, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां पे वनस्पतियों का विकास भी सीमित होता है, और ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ टेम्परेचर में कमी आती है। आप जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हो तो तापमान में कमी आती है, जिससे प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास कुछ इस कैटेगरी से हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय जोन, जो कि भारत के दक्षिणी भारत में मिलेगा, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री तक। फिर समशीतोष्ण का जोन आता है जो 22, 23, 24 डिग्री में होता है। फिर शंकुधारी वृक्ष का जोन आता है जो लगभग 30, 32, 33 डिग्री सेल्सियस मतलब अक्षांशीय विस्तार तक होता है, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आ जाता है। फिर टुंड्रा वनस्पति होती है जो ऊपर जाके 35, 36, 37 डिग्री अक्षांशीय विस्तार तक होती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ग्लेशियर, ये वाले क्षेत्र आ जाते हैं। तो इसी तरीके से भारत के जैव विविधता या वनस्पति विकास में तापमान का जो प्रभाव होता है वो ये था, शंकुधारी, उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण। और अगर वर्षा का प्रभाव जो होता है उसमें सदाबहारी, पर्णपाती, सवाना, मरुस्थली, कटीले, इन तरीके की वनस्पतियों का विकास होता है। तो एक ही साथ हम एक ही स्टेशन पे, यानी एक ही लोकेशन पे दो अलग अलग सिग्निफिकेंट को देख रहे हैं, टेम्परेचर के अलग स्टडी कर रहे हैं और वर्षा की अलग स्टडी कर रहे हैं। और मैंने इसीलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पहले पढ़ाई थी कि ताकि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे तो भारत के इन सभी चैप्टर्स को एनवायरनमेंट में आसानी से समझ पाओगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं, भारत की वनस्पति का सामान्यतः क्षैतिज वितरण हम करेंगे पहले समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई तक, उसके बाद हम 900 मीटर की ऊंचाई के आगे जाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि समुद्र तल से अगर आप 900 मीटर की ऊंचाई तक जा रहे हो, जहां पर औसत तापमान भारत का 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, इट मींस तापमान अधिक है तो वर्षा भी अधिक होगी। तो यहाँ पे तापमान से ज्यादा वर्षा प्रभावित करेगी कि कहाँ पे पानी ज्यादा होगा, वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, तो वहां पे वनस्पतियों की सघनता ज्यादा होगी। तो हम उसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ वर्षा की मात्रा है, यहाँ उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां और यहाँ पे उनकी विशेषताएं हैं। अब यहां से आप भारत में स्पेशली कुछ ऐसे क्षेत्रों को ऑब्जर्व करेंगे जहां वर्षा अधिक हो रही है या कम हो रही है, और उसकी वजह से वनस्पतियों का विकास कैसा हो रहा है। अब फिर आप लोग अपने आसपास के क्षेत्रों से कैलकुलेट करिएगा कि अगर आप एमपी के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, यूपी या बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के, तो आप देख पाओगे कि किन तरीकों से आपके आसपास की वनस्पतियों के विकास को प्रभावित कर रही है वर्षा की मात्रा। जैसे अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है, तो उन्हें हम कह देते हैं सदाबहारी वन। यहाँ पे 200 की जगह 250 कर लीजिएगा, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो ऐसे में महोगनी, एबोनी जैसे, रोजवुड जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, जो सामान्यतः कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन इनकी आर्थिक पहुंच सीमित होती है क्योंकि यहाँ पे सघनता ज्यादा होती है। इस वजह से बड़ी बड़ी हैवी मशीनें इन जंगलों में नहीं जा पाती हैं। ये विकास कहां देखने को मिलेगा? सामान्यतः आपको पश्चिमी घाट पर देखने को मिल जाएगा, जहां पर 250 सेंटीमीटर के आसपास लगभग वर्षा हो जाती है। लेकिन अगर हम इसी को 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा का अध्ययन करें, यानी 250 से कम वाली का, तो यहाँ पे अर्ध सदाबहारी वन पाए जाएंगे, ठीक है। और अगर हम 100 से 200 सेंटीमीटर की बात करें, 100 से 200 सेंटीमीटर, तो इनमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो एक ऐसे वन होते हैं जो सामान्यतः वर्ष में एक बार अपनी सारी पत्तियों को गिरा देते हैं और एक नई पत्तियों का जनन करते हैं, नई पत्तियों का विकास करते हैं। लेकिन अगर मैं 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में भी दो अलग अलग कैटेगरी बनाता हूं, तो उसमें आप आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती की कैटेगरी को देख पाओगे। जैसे 150 से 200 में आपको आर्द्र पर्णपाती मिलेंगे, 100 से 150 में शुष्क पर्णपाती। अब यहाँ पे आर्द्र का मतलब क्या होता है? गीला। शुष्क का मतलब सूखा। अर्थात जिन क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं लेकिन वहां पे थोड़ी बहुत हमेशा वर्षा होती रहती है, इसलिए वहां पे आर्द्र यानी नमी भी रहती है और वर्षा की मात्रा अधिक रहती है अपेक्षाकृत शुष्क वाले क्षेत्रों में, क्योंकि शुष्क वाले क्षेत्रों में सामान्यतः मध्य प्रदेश वगैरह के क्षेत्र आते हैं जहां पे पत्ते अपनी पत्तियां गिरा तो देते हैं वृक्ष, लेकिन वो शुष्क क्षेत्र होता है क्योंकि वहां पे वर्षा बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी आ जाती है। अब इसमें देखोगे आर्द्र पर्णपाती में आपको साल, टीक, सैंडलवुड, इवन की चंदन के वृक्ष भी पाए जाते हैं।
इसी तरीके से फिर 60 से 100 सेंटीमीटर वाले जो वर्षा के क्षेत्र होते हैं उसमें उष्ण कटिबंध तो रहेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है, परंतु 60 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा हो रही है इतनी कम, तो कटीले वन भी पाए जाते हैं, जैसे बबूल हो गया, नीम हो गया, बैम्बू यानी बांस का वृक्ष हो गया। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे केवल 40 से 60 तक पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सवाना वनस्पति। अब सवाना वनस्पति क्या होती है? तटीय क्षेत्रों के मध्य स्थित होती है, जैसे आंतरिक कर्नाटक देख लो, आंतरिक महाराष्ट्र देख लो, तेलंगाना देख लो, आंतरिक आंध्र प्रदेश देख लो, आंतरिक तमिलनाडु देख लो। इन सभी क्षेत्रों में सवाना वनस्पति देखने को मिलती है। ये सभी वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, जहां पे वर्षा की मात्रा कम होती है लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों से थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ पे 40 से 60 के बीच में होते हैं। और 40 से कम होने वाली वर्षा का मान सामान्यतः मरुस्थलीय वनस्पति के अंतर्गत आता है, जो कि कैक्टस, एकेसिया, बबूल ऐसे वृक्षों को यहाँ पर देखा जा सकता है। तो अब एक आपको आइडिया लग गया कि भारत में कहाँ कहाँ पर किस किस क्षेत्रों में इस तरीके की वर्षा का मान ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में अगर हम बात करें, जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है वैसे वैसे वनस्पतियों की सघनता भी कम हो रही है, उनके जैव भार यानी बायोमास में कमी आ रही है और उनकी जैव विविधता में भी कमी आ रही है। और यही आपसे स्टेटमेंट आखिरी लाइन में पूछा जाता है कि भारत में वर्षा के मान में आने वाली कमी से वनस्पतियों पे क्या परिणाम पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई वर्षा के मान में आने वाली कमी से वनस्पतियों की सघनता कम होती है, उनके बायोमास में कमी आती है और फाइनली वहां की बायोडायवर्सिटी में भी कमी आने लगती है। तो ये चीजें आपने देख ली कि वर्षा का मान कैसे आपको प्रभावित कर रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों का एक ऊर्ध्वाधर वितरण, जो कि 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाएगा। अब यहां पर तापमान एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा जो इसको प्रभावित करेगा। तो यहां पर जो तापमान की बात अगर हम करें तो इसमें पहले ही चीज मैंने कह दिया कि 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अध्ययन करेंगे। तो 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पे भारत में दो स्थलखंड देखने को मिलेंगे। एक तो पश्चिमी घाट के जो पर्वत है, क्योंकि प्रमाणित तौर पे अगर आप देखोगे तो लगभग 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई है अनाईमुडी चोटी की। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, दोदा बेट्टा की भी चोटी वहीं पर है, क्योंकि अनाईमुडी की चोटी से यह प्रतीत होता है कि भाई लगभग 2-2.5 मीटर ऊंचाई जो है कि यहाँ पर है समुद्र तल। और दूसरा हमारा अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो वहां तो 8-8 हजार मीटर की ऊंचाई, जैसे माउंट एवरेस्ट को देख लो, कंचनजंगा को देख लो, केटू गार्डविन आस्टिन को देख लो, काफी ऊंचाई है इन सबकी। इसका मतलब है कि ये सभी 900 मीटर से काफी अधिक ऊंची है। तो इन दो क्षेत्रों में हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले हम साउथ इंडिया की बात करेंगे। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं, पर्वतीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र, मतलब प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है दोस्तों वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। अगर आप स्थल खंड से किसी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने जा रहे हो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड क्षेत्रों में, तो जैसे जैसे आप पर्वतीय क्षेत्रों पर बढ़ते जाते हो तो आप देखोगे वहां पे तापमान में कमी आती है और आपको ठंडी महसूस होती है, यानी कि सर्दी लगने लगती है। आप वहां पे मोटे विंटर कपड़े भी लेकर जाते हो, जैकेट वगैरह, शॉल वगैरह, जूते वगैरह, सारी चीजें। और इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपके ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आ रही है तो उष्ण कटिबंधी वनस्पति का विकास हुआ, फिर समशीतोष्ण का, फिर शंकुधारी का, फिर टुंड्रा वनस्पति का। अर्थात जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, सबसे ऊपर के हिस्से पे, सबसे पीक वाले हिस्से पर टुंड्रा मिलेगी और सबसे नीचे जहां से आपने शुरू किया यात्रा को वहां उष्ण कटिबंधी मिलेगी। लेकिन यहां पर्वतीय क्षेत्र की निम्न अक्षांशीय स्थिति होती है। हमारे उत्तर भारत यानी हिमालय की तरह 8000, 9000, 7000 ऊंचाई वाली नहीं हाइट है। यहाँ पे एवरेज हाइट जो है कि 2-2.5 ऊंचाई की है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पर्वतीय स्थिति निम्न अक्षांशीय स्थिति में आती है, जो कि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री ऐसे आती है। इसलिए औसत ऊंचाई यहाँ पर कम है, इसलिए औसत टेम्परेचर यहाँ पे अधिक है। हिमालय में जो टेम्परेचर एकदम माइनस तक चला जाता है, 0 डिग्री तक चला जाता है, उसकी अपेक्षा साउथ इंडिया में टेम्परेचर अधिक होता है। पर्वतीय क्षेत्र है जरूर, लेकिन टेम्परेचर अधिक होता है, जिससे यहां पर शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पति का विकास लगभग 4000 की ऊपर ऊंचाई पर होता है। अभी मैं आपको जब हिमालय का एरिया पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे दिखाऊंगा कि 4000 से अधिक ऊंचाई पर जाके टुंड्रा और शंकुधारी का विकास हो रहा है। परंतु जब मैंने बता दिया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि अनाईमुडी लगभग 2500 मीटर के आसपास की है, तो भाई 4000 तो कुछ है ही नहीं, 2500 तक ही वो सीमित रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे उष्ण कटिबंध तो देखने को मिलेगा, समशीतोष्ण तो देखने को मिलेगा, परंतु शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किन जगहों पे आपको शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलेगी, ऑप्शन में एक है
दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट के प्रायद्वीपीय पर्वत, दूसरा है हिमालय के पर्वत, और दोनों ऑप्शन के बाद दे दे ए और बी दोनों, तो आपको केवल हिमालय लगाना है। पर्वतीय जो दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर आपको शंकुधारी और टुंड्रा नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी हाइट है ही नहीं उतनी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक डायग्राम बना दूं तो यहाँ पे देखोगे पश्चिमी घाट की ऊंचाई पर हम बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिमी घाट से क्या हो रहा है, ऊंचाई पर बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे नीचे तो मिलेंगे आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसमें आर्द्र पर्णपाती वन, सदाबहार वन, ये सारी चीजें आपको 0 से 900 मीटर की ऊंचाई पर मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम 900 मीटर से और ऊपर जाएंगे 1800 मीटर के आसपास, तो वहां पे कुछ मिश्रित वन मिलेंगे। मिश्रित वन कौन से, जो 1800 मीटर से ऊंचाई पर जाएंगे, जहां पे समशीतोष्ण के आर्द्र पर्वतीय वन और सदाबहारी वनों के मिश्रित वन मिलने को देखने को मिलते हैं 900 से 1800 मीटर से। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जा रहे हो तो आपके तापमान में कमी होगी, सघनता में कमी होगी, जैवभार में कमी होगी, और अल्टीमेटली जैव विविधता में भी कमी आती जाएगी। अब यहाँ पे एक प्रश्न कई बार आपने पढ़ा होगा कि दक्षिण भारत में सोलास वन कहाँ पाए जाते हैं, जिनका विस्तार सामान्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना वाले क्षेत्रों में होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को या आर्द्र पर्वतीय वनों को 16 वन कहते हैं। साउथ इंडिया में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सभी में इनका विकास होता है। तो ये कौन से, जो 900 से लेके 1800 मीटर की हाइट के बीच में डेवलप हो रहा है, ऐसी वनस्पतियां जो विकसित होती है, जो पर्वतीय तो होती हैं परंतु एक एवरेज ऊंचाई से ज्यादा होती है 900 से 1800 के बीच में। तो पर्वत पे उगते हैं, इसलिए पर्वतीय वन हो गए। परंतु उपोष्ण कटिबंध है जिसमें समशीतोष्ण की विशेषता भी मिल रही है आपको, और साथ ही साथ उष्ण कटिबंध की भी विशेषता मिल रही है। इसलिए उप प्लस उष्ण अर्थात ठंडी और गर्म दोनों ही जलवायु यहाँ पे मिलती हैं, इसीलिए इनको सोलास वन या 16 वन भी कहा जाता है। अब जरा यहाँ पर आप देखोगे तो परिणाम क्या निकल के आएगा, पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल पर औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से पर्वतीय ढाल का जो पश्चिमी तट है, यानी जो समुद्रवर्ती ढाल है, वहां पर वर्षा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्रों में वनस्पति की सघनता, जैवभार और जैव विविधता औसत से अधिक होती है। जबकि यही पर्वतीय ढाल जो पश्चिमी घाट का है, उसका अगर आप पूर्वी ढाल की ओर देखोगे, जो आंतरिक प्रदेशों की तरफ होता है, जो कि वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, जहां पे बारिश बहुत कम होती है, इसकी वजह से यहाँ पे सघनता, जैवभार और जैव विविधता में कमी आती है। तो पश्चिमी घाट का जो समुद्रवर्ती ढाल है वहां पर तो ज्यादा होती है, लेकिन जो आंतरिक क्षेत्र का ढाल होता है, जो प्रदेशी क्षेत्रों का होता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का, वहां पर वर्षा कम होती है। तो यहां पर तो आप लोगों ने देख लिया कि 900 मीटर की ऊंचाई से अधिक का हमने अध्ययन तो कर लिया, लेकिन हमने पश्चिमी घाट का अध्ययन किया। अब जरा हमारे यहाँ एक और ऐसी खूबसूरत सी विशेषता है जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं, उसकी प्राकृतिक वनस्पतियों का अध्ययन कर लो, क्योंकि वो भी तो 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ही विस्तृत। तो यहाँ पर जरा हम देख लेते हैं कि आप यहाँ पर जरा ध्यान से समझना, ठीक है। अगर जरा सा भी आपने मिस्टेक कर दिया ना तो ये समझो ये पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये हिमालय को मैंने एक ट्रायंगल के फॉर्म में बना दिया है काल्पनिक तरीके से। इधर वाली जो हिमालय की रेखा दिख रही है आपको, ये आपका पश्चिमी हिमालय, जिसका विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल में, पंजाब में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में भी मिल जाएगा। आपको पता है ना कि हमारा हिमालय कुछ इस तरीके से अर्धचंद्राकार है। तो यहाँ पे जो पूर्वी हिमालय आता है, जिसको हम लोग ईस्टर्न पार्ट कहते हैं, ये आपका जीरो रेखा यानी भूमध्य रेखा के ज्यादा नजदीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश, इन म्यांमार वगैरह इन सभी क्षेत्रों में आता है। तो इनकी विशेषताओं पे कहीं ना कहीं जो जीरो रेखा है, 0 डिग्री की रेखा है, उसकी विशेषताएं देखने को मिल जाती है। यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आती है। वहीं आपको ये जो पश्चिमी हिमालय देखने को मिलता है, जो ऊंचाई पर है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ की विशेषता ये होती है कि 0 डिग्री से काफी दूर हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर भूमध्य रेखा की विशेषता नहीं मिल पाती है, तापमान कम होता है, वर्षा कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अर्धचंद्राकार है, तो हम पहले बात करेंगे आपके पूर्वी हिमालय की। पूर्वी हिमालय का मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कि 900 मीटर की ऊंचाई तक, अगर आप देखोगे 900 मीटर की ऊंचाई तक हमने पढ़ा कि सदाबहारी वन मिल जाते हैं। अगर वर्षा धीरे धीरे जो है कि कम होती जाएगी, अर्ध सदाबहारी वन, फिर आर्द्र पर्णपाती वन, फिर शुष्क पर्णपाती, फिर कटीले वनस्पति वन और सवाना वनस्पति वन, यानी इधर जाने पर वर्षा की मात्रा
कम होती जा रही है और वनस्पतियों का विकास भी कम होता जा रहा है। लेकिन जब 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हमने पश्चिमी घाट का अध्ययन कर लिया वो अलग, अब हिमालय में भी हम पूर्वी हिमालय का अध्ययन करेंगे। इधर पूर्वी हिमालय है और इधर ये पश्चिमी हिमालय है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपको 1800 मीटर के आसपास टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मिलता है, 2700 मीटर, फिर 3300 मीटर, ऐसे करके आप देखते हो कि पूर्वी हिमालय में दोस्तों आपको उपोष्ण कटिबंधी आर्द्र पर्वतीय वन मिलते हैं, समशीतोष्ण पर्वतीय वन मिलते हैं, शंकुधारी वन मिलते हैं और तो और टुंड्रा वनस्पति भी मिलती है। और टुंड्रा वनस्पति का विकास अगर गौर से देखोगे तो पूर्वी हिमालय में लगभग कहां पे मिल रहा है, 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिल रहा है, 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई पे। और यही वजह थी इवन कि आप देखोगे शंकुधारी भी 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पे मिल रहा है। यही वजह थी कि पश्चिमी घाट की जो मैक्सिमम हाइट थी वो 2600 या 2500 मीटर की थी अनाईमुडी की, जिस वजह से वहां पे शंकुधारी का विकास नहीं हुआ, टुंड्रा का विकास नहीं हुआ। परंतु पूर्वी हिमालय में तो हमारी इतनी अधिक ऊंचाई तक हमें स्थलखंड मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पति का विकास देखने को मिल रहा है। लेकिन यही चीज जब हम पश्चिमी पर्वत पे देखते हैं, पश्चिमी हिमालय पर देखते हैं, तो यहां पे 1500 मीटर पे आपको तापमान मिलेगा 20 डिग्री, फिर 2400 मीटर, फिर 3000 मीटर, फिर 4000 मीटर तक हम जाते हैं तो 4000 मीटर तक यहां पे हिमाच्छादित सतह देखने को मिलती है, यानी बर्फ से ढकी हुई सतह। अब जब पूरी सतह बर्फ से ढकी हुई है तो वनस्पति के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो तो बिल्कुल खत्म हो गई। इस वजह से 4000 मीटर के ऊपर पश्चिमी पर्वत पे यानी पश्चिमी हिमालय पे नो टुंड्रा यानी टुंड्रा का विकास नहीं हुआ। पूर्वी हिमालय पे तो हो गया लेकिन पश्चिमी हिमालय पे नहीं हुआ क्योंकि ग्लेशियर वगैरह वहां पे बर्फ जमी हुई है। हाँ, यहाँ पे सदैव बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पे टुंड्रा का विकास नहीं हुआ। तो एक कंपैरिजन क्या समझा कि टुंड्रा का विकास आपको हिमालय पे तो मिल रहा है, लेकिन अगर पश्चिमी और पूर्वी हिमालय करके डिवाइड करके पूछा जाए तो पश्चिमी हिमालय पे टुंड्रा का विकास नहीं है, जबकि पूर्वी हिमालय पे टुंड्रा का विकास 3300 मीटर से लेकर 4000 मीटर के बीच में देखने को मिल जाता है। तो ये बातें आपने समझ ली। शंकुधारी वन कहां मिल रहा है ये भी समझ लिया, पश्चिमी घाट से इसकी कंपैरिजन भी कर लिया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आप ऊर्ध्वाधर इसका विकास करते जा रहे हो तो आपका तापमान में कमी आने से वनस्पतियों के विकास में भी प्रभावित हो रहे हैं। आप देखो ना, ये रहा पूर्वी हिमालय नीचे की ओर और ये रहा पश्चिमी हिमालय, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब जरा हम पूरी डिटेल को पढ़ लेते हैं कि पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा, ध्यान से समझना है इस लाइन को, अगर इस लाइन को पूरा समझते गए तो आपका ये समझो ये हिमालय वाली विशेषता क्लियर हो जाएगी। पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय की निम्न अक्षांशीय स्थिति एवं औसत ऊंचाई कम, जिससे औसत टेम्परेचर अधिक है। क्योंकि क्या कह रहा है, पश्चिमी हिमालय क्या है, निम्न अक्षांशीय स्थिति किसकी है, पूर्वी हिमालय की है, और जहां पे औसत ऊंचाई भी कम होती है जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है क्योंकि ये 0 डिग्री के ज्यादा नजदीक होता है। और समुद्री निकटता के कारण भी पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा होती है। जरा दिमाग दौड़ाओ कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तानी क्षेत्र, अफगानिस्तान क्षेत्र के आसपास कहीं पे क्या समुद्र है, नहीं है, तो वहां पे वर्षा तो बहुत कम होगी। परंतु बंगाल की खाड़ी जो कि बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपनी वर्षा की मात्रा को अधिक रखती है क्योंकि यहाँ पे समुद्र के निकट होने के कारण यहाँ पे अधिक जो है कि अनुकूल स्थिति बनती है, जिससे पूर्वी हिमालयी वनस्पति की सघनता अधिक होती है, जैव भार अधिक होता है और जैव विविधता अधिक होती है, और इसीलिए इसे भारत का जैविक तप्तस्थल, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है। जैसे भारत में 4 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट होते हैं, एक पश्चिमी घाट हो गया, एक हिमालय हो गया। अगर आपसे हिमालय में भी डिवाइड करके पूछेगा तो आपको आंसर देना पूर्वी हिमालय हमारा हॉटस्पॉट है। 2 और बचे जो आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको 2 बता चुका हूं, हालांकि चारों बता दूंगा लेकिन आपको 2 खुद बताने कमेंट सेक्शन में ताकि आपको चारों याद रहें। 4 हमारे जैविक तप्तस्थल पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं अगर हिंट देना चाहूं तो बचे हुए जो 2 जैविक तप्तस्थल हैं बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, ये बंगाल की खाड़ी से लेकर म्यांमार, अंडमान निकोबार के आसपास मिलेंगे। अब तो नाम बता ही सकते हो आराम से। अब जरा यहां पे ध्यान देना कि क्यों सिक्किम को भारत का स्वर्ग मतलब कि वैज्ञानिकों का स्वर्ग कहा जाता है। भारत का स्वर्ग तो खैर जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है सिक्किम को? क्योंकि सिक्किम में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी सबसे अधिक होती है, जैव विविधता सबसे अधिक होती है, जैव भार सबसे अधिक होती है, सघनता बहुत अधिक होती है। उसके पीछे यही तो रीजन है, क्योंकि वो पूर्वी हिमालय का हिस्सा है जो भूमध्य रेखा के नजदीक है, तापमान अधिक है, वर्षा अनुकूल हो रही है, तटीय क्षेत्रों के नजदीक है समुद्र से, इसीलिए वहां पे बंगाल की खाड़ी से सबसे अधिक वर्षा होती है। आप देखोगे मेघालय में मौसिनराम, चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, उसके ऊपर आसाम, सिक्किम में भी वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में 900 मीटर तक
उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों का विकास हो रहा था वर्षा की मात्रा पे, जो मैंने आपको बताया, जो पूर्वी हिमालय से पश्चिम की ओर जा रहे थे, और इस आधार पे वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम हो रही थी, पूर्वी हिमालय से पश्चिम के हिमालय में वर्षा की मात्रा कम हो रही थी, तो उष्ण कटिबंधीय वनस्पति का विकास हुआ, जैसे सदाबहार से लेके सवाना तक, जो मैंने आपको डिटेल बता दी अभी। और वहीं 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाने पर तापमान का अधिक प्रभाव हुआ वनस्पति के विकास पर। और जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ रही थी, यानी जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे 900 मीटर से अधिक, तो तापमान में गिरावट आ रही थी, और इससे उष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण शंकुधारी टुंड्रा वनस्पति का क्रमवत विकास हो रहा था, क्रमानुसार विकास हो रहा था। वहीं पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय का औसत टेम्परेचर अधिक था, इसलिए प्राकृतिक वनस्पति का ऊर्ध्वाधर विकास अधिक ऊंचाई तक संभव हो सका। लेकिन पश्चिमी हिमालय में शंकुधारी टुंड्रा कम ऊंचाई पर ही मिलते हैं, वहीं 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर टेम्परेचर अत्यंत कम हो जाता है, जिससे यहाँ पे कोई भी टुंड्रा वनस्पति का विकास नहीं हुआ पश्चिमी हिमालय में। पूर्वी हिमालय के 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भी टुंड्रा वनस्पति का विकास हो रहा है, लेकिन पश्चिमी हिमालय में 4000 से अधिक ऊंचाई पर जो है कि टुंड्रा का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां टेम्परेचर अत्यंत माइनस चला जाता है, जिससे वहां पे सारी परतें बर्फ के रूप में जमी हुई है, ग्लेशियर के रूप में जमी हुई है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया, जो आपको मुझे बताना था कि किस प्रकार से भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां पश्चिमी घाट की कैसी हैं, हिमालय की कैसी है, हिमालय में भी पूर्वी हिमालय कैसा है, पश्चिमी हिमालय कैसा है, कौन वर्षा से प्रभावित है, कौन तापमान से प्रभावित है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। और अगर यहां तक दोस्तों आपने क्लास को एंजॉय किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो जो आपके साथ एस्पिरेंट तैयारी कर रहे होते हैं, जो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, तमाम जो है कि आपके पास प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहां पे आप शेयर कर सकते हैं हमारी इस क्लास को। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के अगले टॉपिक पे। अब हम पढ़ते हैं इसमें अजैविक घटक। अजैविक घटक में जो हमने स्थल खंड पढ़ा था, जलमंडल पढ़ा, वायुमंडल पढ़ा, उस स्थल खंड में मैक्सिमम टॉपिक तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन में कवर किए, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एनवायरमेंटल टॉपिक हो सकता है वो है आपका मृदा, क्योंकि मिट्टी के संबंध में हर एक चीज के बारे में हमें अध्ययन करना है एनवायरमेंट में। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपना बिना समय गंवाए। सॉइल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम मृदा के विज्ञान को पढ़ेंगे। तो मृदा विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, और जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है उसको पेडोलॉजिस्ट कहा जाता है, अध्ययन करता है। कई बार ये मिलान करने के लिए सीधा प्रश्न भी आ जाता है। और सॉइल ज्योग्राफी अगर हम पढ़ेंगे तो सॉइल ज्योग्राफी में हमने इसका प्रकार वगैरह पढ़ लिया, वितरण पढ़ लिया और विशेषताएं पढ़ ली, अर्थात कि क्या क्या चीजें, जैसे लाल मिट्टी कौन सी होती है, लैटराइट मिट्टी कैसे होती है, दोमट मिट्टी कैसे होती है, ये सारी चीजें। साथ ही साथ सॉइल इन्वायरमेंट में हम इसका महत्व पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें तो यह समझना होगा कि मिट्टी किसे कहते हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पृथ्वी में जितने भी आप कंपोनेंट देखते हो, चाहे पर्वत देख लो, घाटियों को देख लो, मृदा को देख लो, किसी भी चीज को आप देख लो, पिरामिड को देख लो, पठार को देख लो, उनका जो बेसिक फॉर्मेशन हुआ है वो चट्टानों से हुआ है। और चट्टानों में भी कौन सी सबसे ज्यादा चट्टान, सबसे ज्यादा, टोटल में नहीं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टानों से हुआ है। और आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है। ये सारी चीजें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के ज्वालामुखी चैप्टर्स में पढ़ाया है, किस प्रकार से सिलिका की मात्रा डिपेंड करती है ज्वालामुखी की प्रक्रिया में, और आग्नेय चट्टानों से जो पर्वतों का, पठारों का, इनका निर्माण होता है। फिर इनमें समय के साथ क्षरण होने के साथ ही मृदा का भी निर्माण होता है। तो मृदा आपकी नेचुरल तरीके से तो बनती है, लेकिन वो किसके साथ बनती है? आग्नेय चट्टान या अन्य प्रकार की चट्टानों के विघटन से। तो चलिए बात कर लेते हैं। बहुत सारे तत्वों के मिलने से, अणुओं के मिलने से यौगिक बनता है, और यौगिक जो कि खनिज तत्वों के मिश्रण से निर्मित एक ठोस पदार्थ को हम चट्टान कहते हैं। जब बहुत सारे यौगिक आपस में मिलते हैं तो उन ठोस पदार्थ को चट्टान कहते हैं। लेकिन जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में जब अपक्षय होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, तो वहां से मृदा निकलकर आती है। कैसे निकलती है इसको समझ लेंगे, ठीक है? ये चीजें हमने बताई हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे, यहां पर मैं आपको हिंट दे देता हूं कि कैसे मृदा बनती है। आप देखो, जब सबसे पहले चट्टान रहती है और जब इसमें भौतिक परिवर्तन होता है, चाहे वो नदियों के द्वारा उसे काटा जा रहा हो, हिमानी के द्वारा उसे काटा जा रहा हो, या आंधी तूफान के द्वारा उसे तोड़ा जा रहा हो, या गिराया जा रहा हो, तो जब उसमें कहीं ना कहीं विघटन होता है भौतिक और रासायनिक स्तर पे, तो सबसे पहले जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर बनते हैं, उन्हें बाउल्डर कहते हैं, यानी गुलास्म कहते हैं। और फिर उसके बाद वो भी और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तो उसे बजरी कहते हैं, यानी ग्रेवल कहते हैं। फिर और छोटे टुकड़ों में वो टूटते हैं तो उसे रेत यानी सैंड, फिर सिल्ट, फिर चीका, फिर पंख। इस तरीके से इसका
विस्तार होता जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूटते जाते महीन। और साथ ही साथ जब आपका रेत, सिल्ट, चीका ये तीनों एक साथ निर्मित होकर एक प्राकृतिक पिंड के रूप में तैयार हो जाते हैं, मृदा कहते हैं जिसे हम। तो मृदा का निर्माण में रेत, सिल्ट, चीका इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिनकी अधिकता ज्यादा होगी उन्हीं के नाम से हम जानते हैं। जैसे रेत का अगर हम ज्यादा योगदान देखते हैं, रेत लगभग 80% होती है, तो हम रेतीली मृदा कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नामकरण भी होते हैं, जो मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया। अब यहां पे हम मृदा की गठनता और संरचना की बात करेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि मृदा, अब मृदा पे ही डायरेक्ट में आ गया। अब मैं रेत, सिल्ट, चीका की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तो ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी में बात की है। यहां पर हम टेक्सचर की बात करेंगे और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। टेक्सचर का मतलब क्या होता है? विभिन्न आकार के कणों का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है दोस्तों। विभिन्न कणों के आकार का अनुपात का मतलब हो गया कि उसमें रेत का रेशियो कितना है, सिल्ट का रेशियो कितना है, चीका का रेशियो कितना है। अर्थात वो चिकनी मिट्टी है या दोमट मिट्टी है या रेतीली मिट्टी है या बलुई मिट्टी है, ये किस प्रकार से तय होगा? जो उनके कणों का अनुपात होगा, विभिन्न आकार के जो कण होते हैं उनके अनुपात से पता चलेगा। और स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो विभिन्न आकार के कणों की व्यवस्था क्या है, अरेंजमेंट कैसे है, कैसे वो एक दूसरे से चिपक रहे हैं। और इन दोनों का संबंध आपके पोरोसिटी और परमेबिलिटी से होता है। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? सरंध्रता। और परमेबिलिटी का मतलब होता है पारगम्यता। सरंध्रता का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है कि कौन सी मृदा ऐसी है जिसकी सरंध्रता ज्यादा है, अर्थात पानी रोकने की क्षमता ज्यादा है। अब बताओ, जो मृदा पानी को अधिक देर तक अपने पास रोक सकती है उसकी नमी बनी रहेगी। कपासी मृदा की यही विशेषता होती है। कपासी मृदा कैसी होती है? नमी युक्त मृदा होती है। जलोढ़क मृदा कैसी होती है? नमी युक्त मृदा होती है, क्योंकि इनकी मृदाओं में रेत कम होता है, बल्कि चीका और सिल्ट का रेशियो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इतनी चिकनी हो जाती है कि पानी इसकी परतों पे रुका रहता है, या तो थोड़ी सी आंतरिक परतों में या बाहरी परतों में रुका रहता है, जिससे मृदा सूखी नहीं होती, नमी युक्त रहती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सरंध्रता। अर्थात पानी मृदा द्वारा जल रोकने की क्षमता को ही कहा जाता है। और जितना अधिक जल रोकेगी उतनी ही वो मृदा सूखी नहीं होगी बल्कि गीली होगी, अर्थात वो नमी युक्त होगी और फसल पौधे के लिए बेहतर मानी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें कि पारगम्यता का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, अर्थात ऊपर से नीचे की परतों में जल के स्थानांतरण की क्षमता। सामान्यतः आप रेतीली मृदा को देखो, रेत में अगर आप पानी डालते हो तो क्या वो रेत पानी रोक पाता है? नहीं रोक पाता। सारा का सारा पानी नीचे चला जाता है और रेत ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेत के जो कण होते हैं वो इतने बड़े बड़े और इतने दूर दूर होते हैं कि वो एक जाल का काम नहीं कर पाते, एक छन्नी का काम नहीं कर पाते, बल्कि सारा का सारा पानी नीचे निकल जाता है। तो इसे हम कहते हैं पारगम्यता। और इसीलिए रेतीली मृदा बहुत शुष्क होती है, बहुत सूखी हुई होती है, और उसमें खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी मिनरल्स उसमें नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? क्योंकि वो पानी के साथ बह के सारे मिनरल्स, पोषक तत्व सारे के सारे नीचे चले जाते हैं। और नीचे जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे यहां पर बात करते हैं, यहां पर अगर आप बात करेंगे कि यहां पे देखो एक ट्रायंगुलर शेप मैंने बना रखी है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप बना दिया मृदा का। अगर मैं बात करूं दोमट मृदा की, जो कि सबसे बेहतर मानी जाती है, लोएम सॉइल, इसका निर्माण कब होगा? जब आपका 50% क्ले, मतलब 33% क्ले होगा, ठीक है, 33% सिल्ट होगा और 33% सैंड होगा। तो एवरेज 99% अगर आप देखोगे तो इन सभी में बराबर मात्रा देखने को मिलती है, और वही मृदा दोमट कहलाती है। लेकिन अगर किसी मृदा में मान लेते हैं क्ले का जो रेशियो है वो ज्यादा हो गया, यहां से लेके जो है कि क्ले का रेशियो यहां तक है लगभग 80%, तो उसे हम चीका युक्त मृदा कहेंगे। अगर किसी मृदा में सिल्ट का जो है कि रेशियो ज्यादा लगभग 80-85% तक है तो हम उसे सिल्ट मृदा कहेंगे। या किसी मृदा में अगर सैंड का रेशियो ज्यादा है लगभग 90%, 85%, 80%, 70%, 78%, तो हम उसे बलुई मिट्टी या रेतीली मृदा कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये यही बताना चाह रहा है कि मृदा के निर्माण में किसका योगदान होता है। अब अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं क्ले मिट्टी को ले लेते हैं, चीका युक्त मृदा को ले लेते हैं, जिसके कणों का आकार क्या दोस्तों? छोटा है। अच्छा, चीका युक्त मृदा का मतलब क्या हो गया कि इसमें 70 to 80% क्लेज है, बाकी 20% में आपकी रेत और सिल्ट ये दोनों मिक्स है। लेकिन सबसे अधिक क्ले हो गया, यानी चिकनी मिट्टी जो चीका युक्त होती है, कीचड़ जैसी लगती है, और इनके कणों के आकार बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, महीन महीन, जिससे छिद्रों का आकार भी क्या हो जाता है? छोटे हो जाते हैं। जब भाई छोटे छोटे डॉट को आपस में मिलाओगे तो छोटे छोटे ही तो छिद्र बनेंगे, जिससे छिद्रों की संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई। भाई एक बड़े से अगर मैं सर्कल को भरने के लिए कहूं आपको रेत के द्वारा, तो हो सकता है आप 100 रेत के टुकड़े रखोगे और ये पूरा भर जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े। लेकिन अगर मैं इसी सर्कल को भरने के लिए चीका युक्त मृदा के कण को कहूं तो हो सकता है 1000
टुकड़े रखने पड़ेंगे, तब जाके ये जाके भरेगा। इसका मतलब क्या, उसके जो टुकड़े हैं बहुत छोटे छोटे और जिससे छिद्रों की संख्या भी अधिक होगी। भाई जितने आपने कण रखे हैं जो एक दूसरे के पास चिपका के रखे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं एक गैप तो होगा, वही गैप इनकी संख्या बनता है। लेकिन ध्यान देना, इसमें एक बेनिफिट होता है कि ये इतने घनी अवस्था में होते हैं, इतने नजदीक नजदीक होते हैं कि वर्षा का पानी या किसी भी प्रकार का पानी ये नीचे नहीं जाने देते हैं। अर्थात इनकी सरंध्रता अधिक होती, पोरोसिटी अधिक होती, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती। इसीलिए चीका युक्त मृदा को सामान्यतः कीचड़ वाली मृदा कहते हैं, जो दलदली टाइप की होती है, जिसमें ऊपर से लेके थोड़ी सी आंतरिक परतों तक एकदम पानी भरा हुआ लगता है, जिसमें पैर रखते ही आपका पैर धंस जाता है, निकल ही नहीं पाता है, होता ना ऐसा। तो ये चीका युक्त मृदा हो गई, क्योंकि उसने अपनी पूरी मृदा में नमी धारण कर रखी है। और साथ ही साथ इसका जस्ट अपोजिट क्या कहोगे कि पारगम्यता इनकी कम होती है, क्योंकि ये पानी नीचे नहीं जाने देते। जस्ट इसका अपोजिट अगर हम बात करें, तो अगर आपने रेतीली मृदा की बात की, जो रेत युक्त है, लगभग 80% के आसपास रेत है इसमें, बाकी 20% में आपके सिल्ट और चीका हो गए, क्ले, तो इनके कणों का आकार बड़ा बड़ा होता है, कुछ इस तरीके से बड़े बड़े आकार होते हैं। जैसे छिद्रों का आकार भी क्या होता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। भले छिद्रों की संख्या कम है, लेकिन छिद्रों का आकार बड़ा होने की वजह से यहां पर पानी को नीचे जाने की संभावना ज्यादा होती है, अर्थात पारगम्यता ज्यादा होती है। आप हाथ में रेत ले लीजिए और उस रेत पर जो है कि पानी डालिए जरा आधा गिलास, आप देखोगे कि पानी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। हालांकि वैसे भी हाथ में पानी नहीं रुकता है, आप किसी बर्तन में से ट्राई कर सकते हो। बर्तन में आपने रेत को भरा, आपने उस रेत के ऊपर पानी डाला, अगर रेत के कण बहुत महीन महीन होते, बहुत छोटे छोटे होते, तो वो सारा का सारा पानी ऊपर ही रुका रहता, जबकि चीका मृदा में ये होगा, ठीक है। लेकिन रेत में क्या होगा, सारा पानी नीचे चला जाएगा। आप इजीली उस बर्तन में देख सकते हो, अगर वो शीशा युक्त बर्तन है, शीशे से संबंधित है, ट्रांसपेरेंट है, देख सकते हो, और रेत ऊपर सूखी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी पारगम्यता ज्यादा होती है, जल को रोक नहीं पाती, क्योंकि जल को रोकने की जो क्षमता, सरंध्रता, ये बहुत ही कम होती है, पोरोसिटी इसकी बहुत कम होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि पोरोसिटी यानी सरंध्रता क्या होती है और परमेबिलिटी क्या होती है। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि जल को नीचे जाने की क्षमता किसकी अधिक है, और पोरोसिटी का मतलब होता है जल को रोकने की क्षमता किसकी अधिक है। तो इसी आधार पर हम आगे की स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते, जो अभी हमने पढ़ा कि चीका युक्त मृदा की सरंध्रता अधिक होती है जबकि पारगम्यता कम होती है, और इसीलिए आर्द्र होने पर यानी गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिससे कृषि का कार्य करना कठिन हो जाता है। क्योंकि जब मृदा गीली हो जाती है ना, तो उसमें सारा का सारी पानी रुका रहता है, नमी युक्त रहता है, और ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि उस मृदा में चलना भी मुश्किल हो जाता है, पैर हमारा हर जगह फंसने लगता है। कई बार होता है कि हम चप्पल निकाल देते हैं, अदरवाइज अगर आप स्लीपर पहन के उस मिट्टी में जा रहे हो, तो कई बार होता है कि जब आप पैर उठाते हो, निकालते हो वहां से, तो बद्दी टूट जाती है, आपकी चप्पल टूट जाती है, होता है। और ऐसे में आप देखोगे जानवरों को, जो बैल के द्वारा अगर खेती की जा रही है, ट्रैक्टर के द्वारा की जा रही है, तो खेती करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि सारा पानी जो है कि गीला कर देता है, मिट्टी को नमी युक्त कर देता है। और वहीं ये शुष्क होने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती, क्योंकि सारा पानी उड़ जाता वाष्पीकरण होके। और रेतीली मृदा की अगर हम बात करें, तो रेतीली मृदा की पारगम्यता अधिक होती है, अर्थात जल रिसाव के कारण ऊपर की परतें शुष्क हो जाती हैं। और दोमट मृदा में अगर हम देखें, जहां रेत, सिल्ट, चीका का अनुपात लगभग समान है, लगभग 33% के आसपास है, तो इनकी सरंध्रता और पारगम्यता में एक प्रकार का संतुलन होता है, ठीक है। और इसलिए कृषि की दृष्टि से इसकी गठनता और संरचना अत्यधिक उपयोगी होती है। और दोमट मृदा को ही दोस्तों हम लोग जलोढ़क मृदा भी कह देते हैं, क्योंकि ये नदियों के बहाव से निर्मित होती है, नदियों के आसपास के क्षेत्रों से निर्मित होती हैं। तो नदियों में आपको रेत भी मिल जाता है, साथ ही साथ आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो सिल्ट और चीका का काम कर देता है। तो तीनों की बराबर मात्रा होने से दोमट या जलोढ़क मृदा के रूप में डेवलप हो जाती है। और इसीलिए नदियों के आसपास की जो मृदा होती है वो ज्यादा उपयोगी होती है, ज्यादा मिनरल से भरपूर होती है, और इसीलिए वहां पे खेती करना आसान हो जाता है और महत्वपूर्ण भी होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो चीजें आप समझ गए होंगे मृदा तक। अब यहां पर मैं आपको एक और वर्ड बस बता देता हूं, फिर उसके बाद क्लाइमेट रीजन को हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हमने क्लाइमेट रीजन में हमने वर्षा को पढ़ा, तापमान को पढ़ा, ठीक है, अब उसी क्लाइमेट रीजन में हम मिट्टी को भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन से क्षेत्रों में मृदा का विकास होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि दो वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, एक वर्ड लिखा हुआ है इनफिल्ट्रेशन और एक लिखा हुआ है लीचिंग। कई बार आपने टेस्ट पेपर देते समय या पीवाईक्यूज करते समय लीचिंग और इनफिल्ट्रेशन शब्दों से जरूर आपका नाता हुआ होगा। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है अंतः स्पंदन और लीचिंग का मतलब होता है निछालन। अब यहां पर आपको बात समझनी है कि जब भी
मृदा के नीचे केवल जल का स्थानांतरण हो रहा है, केवल जल का स्थानांतरण हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं अंतः स्पंदन। यानी कि जो जल है वो वर्षा का जल हो या आपने कोई जल डाला हो मिट्टी पे खेती करने के लिए, वो जल वहां पे रुक नहीं रहा है बल्कि वो नीचे चला जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे इनफिल्ट्रेशन हो गया। यानी जल नीचे चला गया, जल का स्थानांतरण हो गया मृदा की आंतरिक परतों में। ठीक है। दूसरा, अगर जल के साथ पोषक तत्वों का भी स्थानांतरण हो रहा है, जैसे कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं मृदा के अंदर, और वो जल के साथ घुलनशील होने के साथ साथ जल के साथ ही क्या कर रहे हैं, नीचे की परतों में बहते हुए चले जा रहे हैं, और इन्हें कहा जाता है लीचिंग होना। अर्थात लीचिंग का मतलब होता है जब पोषक तत्वों का स्थानांतरण हो जाए जल की आंतरिक परतों में, मतलब मृदा की आंतरिक परतों में जल के साथ, तो उसे हम लीचिंग की प्रक्रिया कहेंगे। और अगर केवल और केवल जल का स्थानांतरण हो रहा है, वहां पे किसी भी प्रकार का पोषक तत्व का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तो उसे हम इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। इन दोनों का उपयोग आपकी अगली क्लास में मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहां पे आपके जल के साथ घुलनशील स्थानांतरण हो रहा है और यहां पर भी जल के साथ क्षारीय तत्व। तो ये जो आपकी प्रक्रिया है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और कल ही हम लोग इसको ह्यूमस वगैरह को भी डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक कि आपकी एनवायरनमेंट की जर्नी बहुत अच्छी रही होगी। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दिया करो दोस्तों, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वहां से सारी इसकी पेड डिटेल्स ले सकते हो, जो वहां पे प्राइस लिस्ट वगैरह सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।